Okay, beta. In part number 3, beta, we learn about the militarism in Japan. According to the Treaty of Versailles, 1990, Japan got the benefit to the provinces of China, England, and France distributed many regions of Germany between them. Japan was quite displeased with this. एक तरीके से देखा जाए बेटा तो वर्जलाइज ट्रिटी के बाद जो है जापान को ऐसा लग रहा था कि उसको ज़्यादातर बेनिफिट्स मिलेंगे, बराबर, लेकिन और वो सोच रहा था कि चीन के बहुत सारे जो है पार्ट्स जो है वो उसको मिल जाएंगे, उसको कॉलोनीज मिल जाएगी, लेकिन उसकी सोच के हिसाब से ऐसा हुआ नहीं। ज़्यादातर जो कॉलोनीज थी बेटा वो इंग्लैंड और फ्रांस ने एक दूसरे के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर ली, जिसकी वजह से जापान को बहुत ज़्यादा डिस्प्लीज्ड हुआ। उसको बहुत ही एक तरीके से देखा जाए तो बहुत असंतोष जैसा उसको फील हुआ कि भाई मैं इनके साथ खड़ा रहा, मैं इनके साथ लड़ा, और उसके बदले में जैसे सेम एज इटाली के साथ हुआ वैसा ही कुछ यहाँ पे जापान के साथ हो रहा है कि इन द 1921 to 22 वॉशिंगटन मीट जापान हैड टू एग्री टू हैव ओनली 35% ऑफ द इंग्लैंड एंड अमेरिकन नेवल फोर्स। और उसके बाद एक जो दूसरा पर्टिकुलर पक्ष है बेटा वो देखने को मिल रहा है कि 21 से 22 के बीच में बेटा वॉशिंगटन के अंदर जिस तरीके की एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि इंग्लैंड और अमेरिका के जो नेवल फोर्सेज है बेटा उसका 35% जो नेवल फोर्स है वो जापान को एक तरीके से रखना पड़ेगा, और उसकी अपनी उसकी खुद की जो नेवल फोर्स है उसको उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से रिड्यूस करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। जापान ऑल्सो हैड टू वैकेट द आइलैंड्स ऑफ द सखालिन एंड साइबेरिया, और इसके साथ साथ उसको सखालिन और साइबेरियन जो टापू हैं बेटा, आइलैंड्स हैं, वो खाली करने पड़ेंगे इन नेवल फोर्स के लिए। जिसकी वजह से जो जापान का यूथ था बेटा वो काफ़ी जो है मतलब इस तरीके की बातों से वो बहुत ही अनसेटिस्फाइड था। वो इससे बिल्कुल भी मतलब एग्री नहीं था कि भाई ये चीज़ जापान को मतलब इस तरीके की बातें और इनकी ये जो शर्तें हैं वो जापान को माननी चाहिए। जिसकी वजह से यूथ जो है बेटा बहुत एंग्री था। ड्यूरिंग दिस टाइम देयर वर द इलेक्शंस इन जापान एंड द पार्टी सपोर्टिंग द मिलिटरिज्म गॉट द मेजोरिटी। और कहीं ना कहीं सेम एज इटाली के लोगों की तरह जापान के लोग भी मानने लगे कि हमारे यहाँ जो डेमोक्रेटिकल रिपब्लिकन स्ट्रक्चर है, वो पार्टी, वो गवर्नमेंट, वो लीडर स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले रहा है, झुकते जा रहा है इनके सामने। तो जब जापान में उसी वक्त इलेक्शन हुए तो जापान के लोगों ने एक तरीके से देखा जाए बेटा तो मिलिट्री पार्टीज को मेजोरिटी के साथ चूज किया, क्योंकि वो मानते थे कि जो एक तरीके से देखा जाए तो मिलिट्रियल हेड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले पाते हैं और देश को इस तरीके के संकट से बचा पाएंगे। द मिलिट्री नेशनलिज्म ऑफ द जापान एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेनिज्म। और ये जो मिलिट्री नेशनलिज्म जो है जापान में शुरू हुआ बेटा उसने भी कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो जो मिलिट्री के अपने टर्म्स कंडीशंस होते हैं उस तरह से देश को चलाना स्टार्ट किया। और कहीं न कहीं उसने विस्तारवाद की नीति और राष्ट्रवाद की नीति को एक व्यापक कक्षा में जापान में बढ़ाना स्टार्ट किया। द जापान डिड नॉट गेट अ परमानेंट प्लेस इन द लीग ऑफ नेशन। और उस समय जापान को लीग ऑफ नेशन में भी कोई छोटा कंट्री था बेटा उस समय के हिसाब से, तो और डेवलपमेंट इतना कुछ खास नहीं हुआ था तब जापान में। तो जापान को काफ़ी इग्नोर किया गया, उसको लीग ऑफ नेशन में भी परमानेंट जो है मेंबर्स थे उन मेंबर्स के अंदर उसको एक मतलब स्टैंड जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। द वेस्टर्न कंट्रीज कुड नॉट स्टॉप द imperialist एक्टिविटीज ऑफ जापान। जापान कैप्चर्ड द मंचूरिया एंड एस्टेब्लिश द मंचूकोआ गवर्नमेंट 1932। एक तरीके से देखा जाए तो बेटा जापान ने जो उसकी राष्ट्रवादी जो नीतियां थी, साम्राज्यवादी नीति थी बेटा, उसको कहीं ना कहीं देखा जाए तो बढ़ाना स्टार्ट किया। और जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसमें उसने मंचूरिया जो आइलैंड है उसको कंट्रोल में ले लिया, और वहाँ पे मंचूकुओ गवर्नमेंट 1932 में उसने एस्टेब्लिश की। इसके साथ साथ इट कैप्चर्ड द कोरिया, मंगोलिया, टुंगन्स एंड सम प्रोविंसेस ऑफ चाइना। ही इम्प्रूव्ड इट्स रिलेशन विद द जर्मनी एंड इटाली एंड लेट लॉसेज इट स्प्रिंग इम्पेरियलिज्म। कहीं ना कहीं जापान ने जो है बेटा उसने इटाली और जर्मनी के साथ जो इस तरीके के मिलिट्री सोच के साथ चलने वाले कंट्रीज थे बेटा उनके साथ अपने रिलेशंस बढ़ाए। और उसने देखा जाए तो बेटा एक तरीके से साम्राज्यवाद या विस्तारवाद की नीति को मान लिया, और उस एक तरीके से उनकी आइडियोलॉजी को वो भी फॉलो करने लगा। बराबर, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आफ्टर द एम्पीरियर Hirohito 1936 also encouraged these activities of Japan. Thus Japan snapped all its ties with the League of Nation. कहीं ना कहीं देखा जाए तो बेटा
जो जापान के एम्पीरियर थे हिरोहितो, उन्होंने कहीं न कहीं जापान की ये जो एक तरीके की एक्टिविटीज़ थी उनको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, उसको बढ़ाया और लीग ऑफ नेशन के साथ उन्होंने अपने सारे के सारे जो उनके टाई अप थे, उनके जो रिलेशंस थे, वो उन्होंने 1933 में ख़त्म कर दिए। तो जापान के जो डिसीज़न्स है बेटा, वो यूरोपियन नेशंस देख रहे थे और वो उनको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं था। अब इसके बाद चौथा एक ऐसा मेजर इंसिडेंस है बेटा जिसको हम ग्लोबल डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। अभी तक हमने 3 मेन फैक्टर देखे, एक तो इटाली का फासिज्म, एक जर्मनी का नाज़िज़्म और जापान का मिलिटरिज्म। ये 3 मेन फैक्टर थे जो सेकंड वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया को ले जा रहे थे। और उसी बीच में बेटा एक मेजर इंसिडेंस हुआ 1929 से 32 के बीच में कि पूरा वर्ल्ड का जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है बेटा वो डाउनफॉल जाने लगा और कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसे अप्स एंड डाउन्स हुए जिसको हम ग्लोबल डिप्रेशन के नाम से जानते हैं, जिसको हम वैश्विक महामंदी भी कह सकते हैं। अब देखो, द हेड ऑफ द मोस्ट ऑफ द यूरोपियन नेशन हैड द बिलीव दैट विद द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इवन द पोस्ट वॉर प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो यूरोप के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं वो ये मानने लगे थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंडिंग के बाद जो ये सारी युद्ध वाली नीतियां हैं और ये सब जो अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो जाएंगी, पीस मेंटेन हो जाएगा, धीरे धीरे सारे कंट्रीज इसमें उभर आएंगे और एक नॉर्मल जो है बेटा धीरे धीरे वापस से जो मतलब आसपास की जो कंडीशंस है बेटा उसको जो है मतलब हैंडल कर लिया जाएगा। पर ये सारी चीज़ें उनकी जो इस तरीके की जो धारणाएं थी बेटा वो बिल्कुल गलत साबित हुई। उल्टा उस समय वर्ल्ड एकदम से सफ़र कर रहा था बेटा और उसी बीच में जो है कुछ इस तरीके के इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स भी हुए, बराबर बड़े इंसिडेंट्स हुए जैसे कि बट दिस प्रूव्ड रॉन्ग। सडनली अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स बिगेन टू बी सोल्ड इन द वॉल स्ट्रीट स्टॉक मार्केट कॉजिंग द स्टॉक मार्केट टू क्रम्बल। लेकिन ये सारी जो उनकी धारणाएं बेटा ये बिल्कुल गलत साबित हुई। अचानक ही बेटा वो टाइम पीरियड था जब अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जिसको स्टॉक मार्केट बेटा हिंदी में उसको शेयर बाजार कहते हैं, यहाँ पे बेटा जो शेयर्स है उनके दाम बहुत ही गिरने लगे और ये जो शेयर्स है बेटा अचानक ही इनकी कीमतें इतनी गिरने लगी तो जो मतलब शेयर होल्डर्स थे उन्होंने अपने शेयर बेचना डर के मारे स्टार्ट कर दिया। और ये जो पूरी की पूरी कंडीशन है बेटा उसने, क्योंकि वॉल स्ट्रीट जो स्टॉक मार्केट था बेटा उसमें वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज बराबर एक तरीके से वहाँ के शेयर्स खरीदते थे बेटा, वो अपना सेविंग वहाँ पे करते थे और यहाँ पे अचानक इस तरीके का जो है एक संकट आ गया बेटा जिसको हम वॉल स्ट्रीट क्राइसिस कहते हैं। और इस वॉल स्ट्रीट क्राइसिस की वजह से बेटा मोस्ट ऑफ द कंट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा लो कि सिंपली एक शेयर 50 रुपीज़ का है बेटा और जो शेयर होल्डर है वो ये समझ के उसको खरीदता है कि आज से 6 महीने बाद, साल भर बाद या 2 साल के बाद जब इसकी प्राइस 500 रुपीज़ हो जाएगी या 5000 हो जाएगी तो मैं इसको सेल कर दूंगा। लेकिन अचानक उसका वो 50 रुपीज़ का शेयर अगर 5 रुपीज़ का हो जाए, इस तरीके की कंडीशन क्रिएट हो तो क्या होगा। और ऐसा ही कुछ वॉल स्ट्रीट क्राइसिस में हुआ था जिसकी वजह से डर के मारे बेटा दुनिया के मोस्ट ऑफ द देश जो कि वॉल स्ट्रीट क्राइसिस में कहीं ना कहीं बेटा शेयर होल्डर्स थे, उन्होंने जो अपने शेयर है बेटा वो पानी के भाव बेचना स्टार्ट कर दिया कि जो भी इससे थोड़ा बहुत मिल जाए। वॉल स्ट्रीट क्राइसिस को बेटा 24 अक्टूबर 1929, ये कंप्लीटली मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बेटा, अक्सर पूछा जाता है ग्लोबल डिप्रेशन, बराबर पूरा पैराग्राफ आपको अच्छे से लर्न करना है। दिस क्राइसिस शुक द होल वर्ल्ड एंड सेटेड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नेशन। और इस क्राइसिस ने कहीं ना कहीं बेटा विश्व के अंदर महामंदी का सर्जन किया और विश्व के जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज थे बेटा वो बहुत बड़े मतलब महामंदी के दौर से बेटा उसके प्रभाव के नीचे आ गए। उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन है बेटा वो शैटर्ड हो गई, वो कैलॉप्स डाउन हो गई, वो आर्थिक रूप से एक तरीके से देखा जाए तो बेटा बिल्कुल ही खत्म हो गए, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। एंड इन गिविंग द बर्थ टू द ग्रेट ग्लोबल डिप्रेशन, और इसने बेटा एक तरीके से देखा जाए तो वैश्विक महामंदी जिसको हम ग्लोबल डिप्रेशन कहते हैं बेटा, इस तरीके की सिचुएशन को क्रिएट किया। उसके साथ साथ एक दूसरा इंसिडेंट सेम एज उसी टाइम पीरियड में हुआ बेटा ब्रिटेन में। Most of the nation of the world were affected by this. Even a superpower like a Great Britain had to sacrifice its policy of keeping the gold reserve against its currency pound. This affected the other nations of the world and international trade and industries. ग्लोबल डिप्रेशन की एक बैड इफेक्ट क्या हुई बेटा कि जो ब्रिटेन जैसा मेन मतलब ट्रेडर जो कंट्री था बेटा, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज उसके
करेंसी के अंदर ही बेटा एक तरीके से देखा जाए तो गोल्ड के अंदर बेटा वो प्रिजर्व करता था। तो कहीं ना कहीं उसने अपनी इस नीति को जो है बेटा यहाँ पे बदल दिया। हम देख सकते हैं कि ब्रिटेन जैसा बेटा जो इकोनॉमिकल वे में एकदम सुपर पावर कंट्री है, वो कहीं ना कहीं जो है बेटा बाकी सारे कंट्रीज के साथ जब डीलिंग करता था तो वो गोल्ड के रूप में जो है प्रिजर्व करता था। मतलब एक तरीके से जो उसका फॉरेन एक्सचेंज है वो गोल्ड के रूप में बेटा वो अनामत के रूप में रखता था। लेकिन कहीं ना कहीं उसने इस जो पर्टिकुलर पॉलिसी है उसको उसने एक तरीके से त्याग दिया, क्योंकि और उसने जो सेविंग है उसके जो रुपीज मतलब उसकी जो करेंसी है पाउंड उसमें करना स्टार्ट किया, जो कि बाकी के देशों के लिए एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी। अब क्योंकि जब छोटे छोटे कंट्रीज है बेटा उनको अपनी करेंसी को पहले तो पाउंड में ट्रांसफर करना पड़ता था, फिर वो इंग्लैंड के साथ जो है बेटा वो ट्रेडिंग रिलेशंस जो है बना पाते थे, अपना एक्सचेंज जो है मतलब एक तरीके से देखा जाए तो गुड्स का एक्सचेंज कर पाते थे, ट्रेड कर पाते थे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बेटा अब मान लो जैसे इंडिया का रुपीज है, तो उसको अगर हमको पाउंड में कन्वर्ट करना पड़े बेटा तो हमारे ऊपर कितना ज्यादा बोझ बढ़ जाएगा, हम अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। जैसे हम डॉलर में देखते हैं बेटा पाउंड तो डॉलर से भी ज्यादा महंगा होता है। तो अगर 1 पाउंड की कीमत को हम हमारे इंडियन रुपीज में देखें कि भाई आज के समय में अगर मान के चलें कि 80 या 82 रुपीज के आसपास चल रहा है, जैसे हम डॉलर को देखते हैं कभी 72 रुपीज है कभी 76 रुपीज है, ऐसा हो जाता है बराबर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा कि उनके 1 रुपए के बदले में हमारे कितने सारे पैसे जा रहे हैं। तो देशों के सब अलग अलग छोटे बड़े देशों में बेटा ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो गई कि उनको जो है इंग्लैंड के साथ जब डीलिंग करनी होती थी तो जो पेमेंट करना रहता था वो पाउंड में करना पड़ता था। पहले इंग्लैंड जो है वो गोल्ड में इस चीज को रिजर्व कर लेता था, तो देश के ऊपर बर्डन नहीं पड़ता था बेटा। वो एक तरीके से फॉरेन एक्सचेंज के रूप में बेटा गोल्ड को रिजर्व करते थे। ओके, दिस affected the other nation of the world in international trade and industries. Prosperous nations like America also had to impose the strict measures. Global trade was reduced to half, thus World War II started getting its outline. कहीं ना कहीं बेटा ये जो सिचुएशन हुई उसकी वजह से जो है ट्रेडिंग रिलेशंस के ऊपर बहुत ही बैड इफेक्ट्स हुए बेटा। बहुत सारे छोटे कंट्रीज का इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर कंप्लीटली डाउनफॉल हो गया, और अमेरिका ने भी उसकी कुछ बेटा आर्थिक जो नीतियां हैं उसके अंदर बेटा जो है बहुत सारे स्ट्रिक्ट जो है बेटा एक तरीके से नियंत्रण ला दिए, जिसका भी बैडली इफेक्ट हुआ वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो विश्व का जो व्यापार है बेटा वो हाफ एन मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आधा हो गया बराबर। तो आप समझ लो कि वर्ल्ड की पूरी जो इकोनॉमिकल ट्रेडिंग जो पॉलिसीज है बेटा, जो उसका ट्रेड कल्चर है, वो आधे आधे से ज्यादा हिस्सा उसका काम करना बंद कर दे बेटा, है ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सारी चीजें जो है बेटा वो खत्म हो जाए, तो आप समझ सकते हो कि सभी कंट्रीज के अंदर किस तरीके की बैड इफेक्ट्स इसकी होगी। ओके, तो यहाँ पे हम ग्लोबल डिप्रेशन के बारे में देख रहे थे, हमने ऊपर मिलिटरिज्म इन जापान के बारे में देखा। तो ये 2 पॉइंट हमने पार्ट नंबर 3 में क्लियर किए बेटा। ये चैप्टर बहुत ही मोस्ट टाइम पे चैप्टर है, इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेटा और बड़े क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चैप्टर नंबर 3 को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में बेटा हम वर्ल्ड वॉर 2 की जो फैक्टर्स है बेटा कि वो कौन कौन से कॉजेज हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के फैक्टर्स बने उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ओके, थैंक यू।